कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको क्लोजेस की रियल प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊंगा जिनसे आपकी मुलाकात एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में होने वाली है। आज वही मैं करने वाला हूं। हमारे सामने ये 7 सेंटेंसेस फिलहाल मैंने लिखे हैं, जितने मेरे पास जगह थी। इनको हम सॉल्व करेंगे, यानी इनमें दो दो सेंटेंसेस हैं, इनको कंबाइन करेंगे और उस रिलेटिव प्रोनाउन से करेंगे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उस क्वेश्चन में ऊपर एक इंस्ट्रक्शन होगा, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो अब ये देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस, रघु हेल्प्स द पुअर। हालांकि ये 2 सेंटेंसेस हैं, लेकिन हम इसको फर्स्ट इसलिए मानेंगे कि ये एक क्वेश्चन में आएंगे दोनों, तो हमारे लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, रघु हेल्प्स द पुअर, ही इज लाइक्ड बाय ऑल। अब यहां पे आगे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है हु। थोड़ा सा सोचिए, ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। हु किसके लिए आया है? हु किसके बारे में बताएगा? हु का मतलब जो या जिसने। जो या जिसने क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा है रघु, तो ये जो हु है ये रघु के बारे में ही कुछ बताएगा। अब इस सेंटेंस को आप 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं, रघु हु हेल्प्स द पुअर इज लाइक्ड बाय ऑल। रघु हु हेल्प्स द पुअर इज लाइक्ड बाय ऑल। रघु जो गरीबों की मदद करता है। अब इसको आप हु यहां लगा दीजिए, करके ही बता देता हूं। रघु हु हेल्प्स द पुअर, फिर यहां पे फुल स्टॉप की जगह आ जाएगा कोमा, और ही रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? ही, क्योंकि ही की जगह हु आ गया। ही भी प्रोनाउन है, हु भी प्रोनाउन है, तो यहां हु आ गया। रघु हु हेल्प्स द पुअर इज लाइक्ड बाय ऑल। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जिसमें वही बात आएगी, हु किसके लिए आएगा? रघु के लिए। रघु के बारे में कुछ बता रहा है हु, सब्जेक्ट के बारे में, तो इसको आप दूसरे तरीके से यूं बना सकते हैं, रघु हु, फिर हु के बाद आ जाएगा इज लाइक्ड बाय ऑल। रघु हु इज लाइक्ड बाय ऑल हेल्प्स द पुअर, ये यहां ऐसे आ जाएगा। रघु हु इज लाइक्ड बाय ऑल हेल्प्स द पुअर। एक तो ये तरीका हो गया, और एक रघु हु हेल्प्स द पुअर, यहां कोमा आ जाएगा, और इज लाइक्ड बाय ऑल। दोनों ही केसेस में ही रिमूव होगा। मैं कल भी बता चुका हूं कि ही एक प्रोनाउन है और हु भी प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। जब ये आ गया तो ही दोबारा से नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस फिर से देख लीजिए, 2 तरीके से बन सकता है। रघु हु हेल्प्स द पुअर, एक तो ये पूरा ऐसा कैसा बन जाएगा, रघु, यहां पे बीच में रघु के बाद हु आ जाएगा, रघु हु हेल्प्स द पुअर। रघु हु हेल्प्स द पुअर, फिर कोमा, और ही हट जाएगा क्योंकि अब जरूरत नहीं है, हु आ गया। रघु हु हेल्प्स द पुअर इज लाइक्ड बाय ऑल। एक तो ये हो गया सीधा सीधा। एक ये हो सकता है कि आप रघु के बाद हु तो आना ही है, क्योंकि हु किसके बारे में बता रहे? रघु के बारे में, तो दोनों ही केसेस में रघु के बाद आएगा। ये हु रघु के बाद आएगा। रघु हु इज लाइक्ड बाय ऑल, ये पहले ले लीजिए। रघु हु इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी रघु जिसको सब पसंद करते हैं, हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि आप जहां पे फुल स्टॉप है बीच में, वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन रख दो। अब इस केस में अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु को फुल स्टॉप की जगह रखते हैं, यहां था फुल स्टॉप पुअर के बाद, अगर हम यहां हु रखते हैं तो क्या मतलब हो गया? रघु हेल्प्स द पुअर हु इज लाइक्ड बाय ऑल। इसका मतलब रघु उस गरीब की मदद करता है, उन गरीबों की मदद करता है जो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो फिर जो हु है वो रघु के बारे में ना बताकर, रघु की विशेषता ना बताकर किसकी विशेषता बताएगा? पुअर की। सारा सेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी ये सीधा तरीका नहीं अपनाना कि जहां फुल स्टॉप है वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो, गड़बड़ हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, अगर हम हु के बाद फुल स्टॉप की जगह, सॉरी, पुअर के बाद फुल स्टॉप की जगह रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? रघु हेल्प्स द पुअर हु इज लाइक्ड बाय ऑल। रघु उन गरीबों की मदद करता है जो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। जबकि सबके द्वारा पसंद कौन किया जाता है? रघु। तो जब रघु को पसंद करते हैं और रघु ही हेल्प करता है, यानी दोनों केसेज में ही जो कुछ बताया गया वो रघु के बारे में, तो ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ये रघु के बाद आएगा। रघु को ही ये एक तरह से स्पेसिफाई करेगा, इसके बारे में बताएगा। तो रघु हु हेल्प्स द पुअर इज लाइक्ड बाय ऑल, या रघु हु इज लाइक्ड बाय ऑल हेल्प्स द पुअर। बोथ आर करेक्ट। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित इज माय
पार्टनर, मोहित मेरा पार्टनर है, यू लाइक हिम, आप उसको पसंद करते हैं। तो मोहित, अब आगे देखो, पहले हमको यह देखना है कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन है whom। हु की ऑब्जेक्ट फॉर्म है, मैंने कल भी बताया था, हु की ऑब्जेक्ट फॉर्म है whom। तो whom यानी कि जिसको, तो अब देखो आप पसंद किसको करते हो, हिम। हम रिप्लेस किसकी जगह करेंगे, कौन सा प्रोनाउन हटेगा जिसकी जगह हमको रिलेटिव प्रोनाउन whom लगाना है, हिम हटेगा। हिम किसके लिए आया है, यू लाइक हिम, आप उसको पसंद करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो पहले से जो प्रोनाउन है वो हट जाएगा। तो यहां पे हिम की जगह हम यूज करेंगे whom को। क्यों करेंगे ये भी समझ लीजिए। हिम किसके लिए यूज हुआ है, मोहित के लिए। मोहित इज माई पार्टनर, मोहित मेरा पार्टनर है। यू लाइक हिम, आप उसको पसंद करते हैं। ये उसको किसके लिए आया है, मोहित के लिए। हिम किसके लिए यूज हुआ है, आप उसको पसंद करते हैं। उसको किसको, मोहित को। तो हिम मोहित के लिए यूज हुआ है, समझ रहे हैं ना आप लोग। हिम मोहित के लिए यूज हुआ है और हम हिम को ही हटाएंगे क्योंकि whom यूज करेंगे तो हिम हटेगा। अब मोहित के लिए यूज हुआ है तो ये whom कहां आना चाहिए, मोहित के तुरंत बाद। क्यों, क्योंकि हिम मोहित के लिए ही आया है, मोहित के बारे में ही बताएगा। तो मोहित whom यानी जिसको। अब जब whom आ गया, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब वो आगे का जहां पे ये प्रोनाउन है वो हिस्सा आएगा पहले। तो मोहित whom you like, मोहित whom you like, जगह नहीं है, आप समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं साथ में, उससे समझ में आ जाएगा। मोहित whom you like इज माई पार्टनर, ये ऐसे बन जाएगा, मोहित whom you like इज माई पार्टनर। इसमें भी बीच में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो whom है, ये whom किसके लिए आया है, हिम किसके लिए आया, आप यू लाइक हिम, आप उसको पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं, मोहित को। तो मोहित के बारे में बताया गया, इसलिए whom मोहित के बाद आएगा। मोहित whom you like इज माई पार्टनर, दिस इज करेक्ट। हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन, वी सो द मैन ही सेल्स बनानाज। अब यहां पे देखिए हु सब्जेक्ट फॉर्म में है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी जो या जिसने। अब यहां पे हु को कहां लगाएंगे, आप सोचिए। ही सेल्स बनानाज, वो बनानाज बेचता है। वी सो द मैन, हम आदमी को जानते हैं। तो ये हु मीन्स जो या जिसने, जो बनानाज बेचता है। जो बनानाज कौन बेचता है, वी तो बेचता नहीं, वी ने तो देखा। वी वो सब्जेक्ट है जिसने देखा, जिसने काम किया। लेकिन बनाना बेचने का काम वी नहीं करता, बनाना बेचने का काम कौन करता है, मैन। फिर समझ लीजिए, हु सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन होता है, जो वर्ब को करता है। तो वर्ब क्या है, सेल, बेचना। बेचने का काम कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है। यहां पे वी तो सिर्फ देख रहा है, इस वर्ब को नहीं बताया जाएगा, यहां पे बताया जाएगा। वर्ब कौन सी है, सेल। यहां पे इंपोर्ट दो वर्ब्स हैं, एक तो सॉ है और एक है सेल्स। तो सेल्स जो वर्ब है वो इंपॉर्टेंट है, सेल्स के बारे में ही बात हो रही है। हु आ रहा है कि सेल्स बेचता है, ठीक है, बनानाज बेचता है। इससे पहले ही है, अब ही को ही तो रिमूव करना है, ठीक है। और सेल्स वर्ब है, मेन है। तो ये काम कौन करता है, बेचने का काम कौन करता है, मैन करता है। तो हु कहां आएगा, मैन के तुरंत बाद। वी सो द मैन हु, वी सो द मैन हु का मतलब जो या जिसने। अब जब हु आ गया, जो या जिसने, तो ही की जरूरत नहीं, ही को हटा दीजिए। फुल स्टॉप को भी हटाना ही है क्योंकि दोनों को जोड़ना है, तो फुल स्टॉप तो रिमूव होगा ही होगा। तो हमारे पास क्या बचा, वी सो द मैन हु सेल्स बनानाज। कहीं कोई दिक्कत, हु का मतलब जो या जिसने, काम करने वाला। और यहां पे बेचने का काम कौन कर रहा है, ही, इसलिए ही की जगह हु आएगा। ही को रिमूव कर दीजिए। और ये हु बेचने का काम कौन कर रहा है, मैन। तो मैन की विशेषता बताएगा, मैन के बाद आ जाएगा और ही की जगह आ जाएगा। तो वी सो द मैन हु सेल्स बनानाज, हमने उस आदमी को देखा जो बनानाज बेचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई मेट अ गर्ल यस्टरडे। कल मैं एक लड़की से मिला, दिस इज द गर्ल, यही है वो लड़की, ठीक है। तो whom, अब यहां देखिए इंपॉर्टेंट कौन है, whom, जिसको, जिसको मिला, किसको, बात किसकी चल रही है, लड़की की, गर्ल की बात चल रही है। तो देखिए
गर्ल है ये, इसकी विशेषता बतानी है कि ये वो लड़की है जिससे मैं कल मिला, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द गर्ल, ये पहले आ जाएगा, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल। उसके बाद whom I met yesterday, whom है ना, जिसको मिला, किसको मिले, गर्ल को, गर्ल को मिले तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, गर्ल, तो दिस इज द गर्ल whom, ये बड़ा स्लिप होता है मार्कर इस पे, I met yesterday, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द गर्ल whom I met yesterday। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इसको आप अगर यूं करें, आई मेट अ गर्ल यस्टरडे whom दिस इज द गर्ल, तो ये तो होगा ही नहीं। यानी हमको बताना क्या है, ये वो लड़की है जिससे मैं कल मिला, तो इंपॉर्टेंट कौन है, ये गर्ल, ये है, तो इसके बाद आएगा, क्योंकि हम मिले किसको, लड़की को, हमारा असल ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके बाद whom आएगा, दिस इज द गर्ल whom आई मेट यस्टरडे। क्लियर? चलिए नंबर 5, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट ही टॉप्ड द क्लास। लड़का इंटेलिजेंट था, उसने क्लास को टॉप किया, हु, फिर वही सब्जेक्ट फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन, हु का मतलब जो या जिसने, तो द बॉय कौन है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, लड़का यहां पे है सब्जेक्ट, और काम क्या किया, टॉप्ड द क्लास, ये वर्ब है। ये काम किसने किया, टॉप करने का काम किसने किया, लड़के ने, तो क्या हो जाएगा, द बॉय, इसके बाद आ जाएगा हु टॉप्ड द क्लास, ये द बॉय हु द क्लास, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वाज इंटेलिजेंट, वाज इंटेलिजेंट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये गर्ल वाला, दिस इज द गर्ल, ये था क्वेश्चन नंबर 4, ये है 5, द बॉय हु टॉप्ड द क्लास वाज इंटेलिजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6, द स्टूडेंट इज द मॉनिटर यू लाइक हिम। अब यहां पे फिर देखिए whom है, whom मीन्स ऑब्जेक्ट फॉर्म, जिसको, whom का मतलब जिसको, तो you like him, आप उसको पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, you like him most, you like him, तो किसको पसंद करते हैं, स्टूडेंट को, तो हमारा मेन कौन हो गया, ऑब्जेक्ट यहां पे स्टूडेंट, पसंद किसको किया जाता है, स्टूडेंट को, हालांकि यहां सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन जब इससे जोड़ेंगे तो इसके बाद आएगा ये whom, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पसंद किया जा रहा है इसको, लाइक हिम, यहां पे हिम ऑब्जेक्ट है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो आ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है, whom यानी जिसको, जिसको किसको, किसको पसंद कर रहे हैं, द स्टूडेंट को। ये तो आराम से समझ में आ रहा, बहुत सिंपल सेंटेंस है, whom यानी जिसको, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको किसको, स्टूडेंट को, तो द स्टूडेंट whom, ये द स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट के बाद आ जाएगा whom यू लाइक, whom के बाद ये आ जाएगा पूरा का पूरा हिस्सा, ये whom यू लाइक, द स्टूडेंट whom यू लाइक, और उसके बाद आ जाएगा इज द मॉनिटर। फिर सुन लीजिए, द स्टूडेंट whom यू लाइक इज द मॉनिटर, हिम हट जाएगा क्योंकि हिम की जगह तो whom आ ही गया, ये ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ऑब्जेक्ट फॉर्म में, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में था हिम, तो इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन आ गया whom आ गया, तो हिम रिमूव हो जाएगा, द स्टूडेंट whom यू लाइक, वो स्टूडेंट जिसको आप पसंद करते हैं, इज द मॉनिटर, वो मॉनिटर है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अच्छी तरह समझते जाइए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जगह मेरे पास कम है, बार बार इसको मिटाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसी में बता रहा हूं आपको, लेकिन बोल के सब कुछ समझा रहा हूं, आपको समझ आ रहा होगा। ही इज द जेंटलमैन ही विल गिव अ स्पीच, ही इज द जेंटलमैन ही विल गिव अ स्पीच। अब इसको आप देखिए, यहां पे है हु,
हु का मतलब जो या जिसने, जो या जिसने। तो कौन, किसके बारे में बताया जा रहा है? ही विल गिव ए स्पीच। हु, जो स्पीच देगा। कौन देगा? किसके बारे में बताया जा रहा है? जो स्पीच देगा। जो कौन, कौन देगा स्पीच? बताइए। ही इज द जेंटलमैन, ये जेंटलमैन है। ही विल गिव ए स्पीच, ये स्पीच देगा। वो जेंटलमैन है, वो स्पीच देगा। तो स्पीच कौन देगा? किसके बारे में बताया जा रहा? हु, जेंटलमैन के बारे में। ही इज द जेंटलमैन हु, यानी हु का मतलब सब्जेक्ट, यहां पे आएगा सब्जेक्ट बीच में क्योंकि आगे वर्ब है। तो ही इज द जेंटलमैन, ये फुल स्टॉप हट जाएगा और हु आ गया तो ही की कोई जरूरत नहीं है, इसको तुरंत विदा कर दीजिए। अब बचा ही इज द जेंटलमैन हु विल गिव ए स्पीच, ये भी क्लियर हो गया। ही इज द जेंटलमैन हु विल गिव ए स्पीच। मैं समझता हूं कि सभी क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद कुछ एक और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनको हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे हमारी मुलाकात एग्जाम में होगी, तो उनके लिए पहले से तैयार रहिए। आप अपने हथियारों के साथ तैयार रहें। किस किस से मुलाकात हो सकती है? मैं मानता हूं कि काफी सिंपल पेपर कोविड को देखते हुए अब की बार होगा, इजी होगा। लेकिन जब आप जंगल में गीदड़ का शिकार करने जाएं तो भी शेर के शिकार का सामान साथ में लेके जाएं। भले ही आपको शिकार गीदड़ का करना है, लेकिन हो सकता है शेर से मुलाकात हो जाए रास्ते में, तो वो भी सामान आपके पास होना चाहिए। इसलिए इसके बाद भी कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो मैं आपको आगे करवा देता हूं, उनका यूज भी हम करके देख लेते हैं और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। ये 4 सेंटेंसेस जिनमें रिलेटिव प्रोनाउंस थोड़े से अलग हैं, वैरायटी होनी चाहिए, पता नहीं एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने थोड़े ये अलग सेंटेंसेस लिए हैं। ये सभी आपको मार्केट में बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, उनमें मिल जाएंगे और इन्हीं में से ज़्यादातर आ जाते हैं क्योंकि इससे बाहर कुछ ऐसा होता भी नहीं है। आप कुछ एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बैंक्स डोंट लेंड लोन्स टू द एंटरप्राइजेस। बैंक्स उन लोगों को, उन फर्मों को, उन बिजनेस फर्म्स को लोन नहीं देती है। कौन सी को नहीं देती? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटस इज पुअर, जिनकी माली हालत खराब होती है, जिनकी माली हालत गरीबी की होती है। यानी जिस फर्म की हालत खराब होती है, जिसके पास पैसा नहीं होता, उसको बैंक लोन नहीं देती क्योंकि बैंक को भी रिकवरी करनी होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। मैंने कल आप लोगों को बताया था हुज का मतलब, वैसे जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो इसका मतलब होता है किसका, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका मतलब होता है जिसका। अब जिसका देखिए सेंटेंस में क्या बात चल रही है, बैंक उन एंटरप्राइजेस को लोन नहीं देता जिनका माली हालत या जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता। तो जिनका किनका? किनका? एंटरप्राइजेस का। बहुत सीधी सी बात है, यानी जिन फर्म्स का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता, जिन फर्म्स की माली हालत अच्छी नहीं होती, उनको बैंक लोन नहीं देती। तो ये किसके बारे में, किसकी माली हालत के बारे में बात हो रही है? एंटरप्राइजेस की माली हालत के बारे में। तो ये हुज किसके बारे में बताएगा? एंटरप्राइजेस के बारे में। दूसरी बात, आगे हमें अंदाजा लगाना है, आगे ये जो है हर, हर का मतलब उसका, तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा, हर यानी उसका। उसका किसका? एंटरप्राइजेस का। तो बहुत सिंपल है ये, जहां पर फुल स्टॉप है वहां पे हुज आएगा और हर को रिमूव कर देंगे क्योंकि हुज आ गया तो हर की जरूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा कंबाइन करके? बैंक्स डोंट लेंड लोन्स टू द एंटरप्राइजेस हुज, ये फुल स्टॉप हटा दीजिए और यहां पे हुज लगा दीजिए। तो बैंक्स डोंट लेंड लोन्स टू द एंटरप्राइजेस हुज, अब हुज लग गया तो हर की जरूरत नहीं, ये भी पजेसिव है और हुज भी पजेसिव है। रिलेटिव प्रोनाउन में पजेसिव है, पोजीशन बता रहा है, जिसका, जिसका यानी उस चीज के ऊपर जिसका अधिकार है, जिसका राइट है, जो उसके ऊपर मालिकाना हक रखता है, ओनरशिप है। तो यहां पे हर भी पजेसिव और ये हुज रिलेटिव प्रोनाउंस में पजेसिव है, ये पोजीशन बताता है। तो हम क्या करेंगे? बैंक्स डोंट लेंड लोन्स टू द एंटरप्राइजेज हुज फाइनेंशियल स्टेटस इज पुअर, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस पुअर होता है। तो हमको दो ही काम करने हैं, फुल स्टॉप को हटाना है, यहाँ फुल स्टॉप था उसको हटाना और हर को भी हटा देना है क्योंकि हुज का यूज कर रहे हैं। तो बीच में फुल स्टॉप हटाकर हुज आ जाएगा। बैंक्स डोंट क्यों आ जाएगा? ऐसे नहीं कि बीच में ही लगाना है,
क्यों आ जाएगा वो भी मैंने आपको बताया है कि हुज का मतलब जिसका या जिनका, तो किसका माली हालत खराब है, किसकी चर्चा चल रही है, एंटरप्राइजेस की। इसका मतलब एंटरप्राइजेस की माली हालत खराब है, तो हुज जिसका, तो किसकी माली हालत बता रहा है, एंटरप्राइजेस की, इसलिए हुज एंटरप्राइजेस के बाद आएगा। और हुज पजेसिव है, हर भी पजेसिव है, तो हुज आ गया, इसलिए हर रिमूव हो जाएगा। ये क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, बुक्स आर रेड दे आर इंटरेस्टिंग, आगे है विच। कल मैंने बताया था जो, या ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जोन सा या जोन सी, जोन सा या जोन सी। तो यहां पे विच, यूपी में बोलते हैं ना सर जोन सा वाला, तो ये विच का मतलब जोन सा। अब आप देखिए, बुक्स आर रेड दे आर इंटरेस्टिंग। अब हम रेड के बाद तो लगा नहीं सकते कि बुक्स पढ़ी जाती हैं, जो पढ़ी जाती हैं वो इंटरेस्टिंग थोड़ी होता है, जो इंटरेस्टिंग होती हैं वो पढ़ी जाती हैं। जो बुक्स इंटरेस्टिंग होती हैं वो पढ़ी जाती हैं, इंटरेस्टिंग होगी उसी को लोग पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ लेंगे किसी भी बकवास बुक को और उसके बाद वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो इंटरेस्टिंग होती है उसको पढ़ते हैं। तो विच का मतलब जो, जो किसके बारे में बताया जा रहा है, बुक्स के बारे में। जो बुक्स इंटेलिजेंट होती हैं, ये जो और इंटरेस्टिंग किसके बारे में जानकारी दे रहा है, बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बाद आ जाएगा विच। तो कैसे बनेगा, बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, ये आ जाएगा यहां से, बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग, ये हो गया बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग। वो बुक्स जो इंटरेस्टिंग होती हैं, आर रेड, वो पढ़ी जाती हैं। आर रेड बाद में चला जाएगा। फिर समझ लीजिए, ये जो विच है, विच का मतलब जोनसा या जोनसी। जोनसी किताबें इंटरेस्टिंग होती हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो किसके बारे में बता रहे हैं, बुक्स के बारे में, इसलिए बुक्स के बाद आएगा विच, बुक्स विच। अब बुक्स जो क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, तो ये आएगा विच आर इंटरेस्टिंग आर रेड। तो अब दे की जरूरत नहीं, क्योंकि दे की बजाय विच हमने यूज कर लिया, तो दे को रिमूव कर दीजिए, बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग आर रेड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यही एक सॉल्यूशन है, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, ये सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि दिस इज द, स्वीकार किया जा सकता है, दैट मीन्स जो यानी कौन स्वीकार किया जा सकता है, किसकी बात चल रही है, किसको स्वीकार किया जा सकता है, सॉल्यूशन को। यह है हमारा सॉल्यूशन, इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो इसके बाद आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, फुल स्टॉप को रिमूव कर दीजिए, और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहां पे आ जाएगा। दैट आ गया तो इट की जरूरत नहीं बची। तो क्या हो गया, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, हो गया। एक नंबर पक्का। द पीरियड मेक्स अस वाइज, वी फेस एडवर्सिटी, विलियम शेक्सपियर ने भी लिखा था, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। और आमतौर पे हम कहते भी हैं कि बुरे वक्त से अच्छा कोई टीचर नहीं होता, जो बुरा वक्त है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। यही बात इसमें है, द पीरियड मेक्स अस वाइज, वो पीरियड, वो टाइम हमको वाइज बना देता है, समझदार बना देता है। वी फेस एडवर्सिटी देन, जब हम, तब एडवर्सिटी यानी मुश्किलों का सामना करते हैं। हम मुश्किलों का सामना जिस पीरियड में करते हैं वो हमको वाइज बना देता है। तो वेन का मतलब जब किसके लिए आया है, कौन से में, जब जिस पीरियड में, हम तो पीरियड के लिए आया ना, पीरियड को ही बता रहा है ये कि वो पीरियड जो हमें एडवर्सिटी का सामना करवाता है, मुश्किलों का सामना करवाता है, या वो पीरियड जिसमें हम मुश्किलों का सामना करते हैं वो हमको वाइज बना देता है। कौन सा पीरियड वाइज बनाता है, जो मुश्किलों का सामना करवाता है। तो बात किसकी चल रही है, पूरी बात क्या है, सब्जेक्ट यहां पे कौन है, कौन हमको वाइज बनाता है, पीरियड। तो द पीरियड when we face adversity, the period when we face adversity, अब इसके बाद आ जाएगा makes us wise। अब ये बात समझ लीजिए कि जब when आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, द पीरियड व्हेन वी फेस एडवर्सिटी मेक्स अस वाइज, व्हेन आ गया तो देन की कोई जरूरत
बची नहीं, अब इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसको भगा दीजिए, विदा कीजिए। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। अब भी कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहां पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम है वो आप लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं जो समझ में ना आए। मुझे लगता है आप सब ये समझ गए होंगे। इतना मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा दिया है। ये एग्जाम में आपको इसी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, आपसे थ्योरी पूछी नहीं जाएगी। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए थ्योरी के चक्कर में पढ़ के अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश ना करें, विद्वान बनने के चक्कर में तमाशा ना बन जाएं। इसलिए जो जरूरी है वो कीजिए। थैंक यू।